गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये वीडियो होने वाली है यूपीएससी के लिए, साथ साथ उसके अलावा भी अन्य पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। और ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो मेनली जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और दृष्टि आईएएस की जो डेली बेसिस पे पीडीएफ जारी होती है प्रीलिम्स फैक्ट, उसको हम डिकोड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो पीडीएफ है आज की, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जैसा आपको दिख रहा है, भारत की शास्त्रीय भाषा पे रिलेटेड है पहला टॉपिक। उसके बाद हम देखने वाले हैं यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का जो 34वां स्थापना दिवस है उसके बारे में, ठीक है। 34वें नंबर का स्थापना दिवस है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ठीक है। हम इन 3 आर्टिकल्स पे चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल पे बने रहिए और देखते हैं आर्टिकल को शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि ये आर्टिकल है शास्त्रीय भाषा पे, शास्त्रीय भाषा में हम डिस्कस करने वाले हैं शास्त्रीय भाषा क्या है, इसका परिचय देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे शास्त्रीय भाषाएं हैं कितनी, फिर इसके मापदंड क्या है, ठीक है। शास्त्रीय भाषा के मापदंड क्या है, और जो तिरकुल है ये तिरकुल क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, पहले वाले आर्टिकल में। तो शास्त्रीय भाषा की अगर बात करें तो शास्त्रीय भाषा सबसे पहले 2004 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। शुरू में गृह मंत्रालय इसका जो नोडल मंत्रालय है, गृह मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है, ठीक है। शास्त्रीय भाषा शुरू में 2004 में सिर्फ 2 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। वो इस समय वर्तमान में टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। अब इसके आर्टिकल को हम डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। पहला जैसा हाल ही में दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शास्त्रीय भाषाओं के केंद्रों द्वारा तैयार की गई 55 साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया, साथ ही तिरुक्कुल का एक सांकेतिक भाषा संस्करण भी जारी किया, ठीक है। अब इसमें इतना ही ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है। अब इसके शास्त्रीय भाषाएं हम देखेंगे कितनी है और क्या है। अगर परिचय देखें तो वर्ष 2004 में भारत सरकार ने प्राचीन ऐतिहासिक या साहित्यिक सांस्कृतिक सभ्यतागत विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना शुरू किया, ठीक है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी होती है, ठीक है। अगर भारत सरकार का नाम आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो नोडल एजेंसी होती है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा ही वो कार्य होता है, ठीक है। भारत सरकार किसी भी जो योजना काम करती है इसके थ्रू आउट होम मिनिस्ट्री ही होती है, ठीक है। तो ये गृह मंत्रालय के थ्रू आउट ही किया गया था। अब जो सबसे पहले दिया गया तो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तमिल 2004 में सबसे पहले मिला, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014 तथा वर्ष 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली यानी 5 भाषा को 2024 में मान्यता दी गई, ठीक है, शास्त्रीय भाषा के रूप में। एक क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ से आपको एलिमिनेशन का क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, जो शायद आरओ के एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। यूपी पीसीएस के आरओ एग्जाम में आ भी चुका है 2024 में, जो क्या है शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें एलिमिनेशन के क्वेश्चन दिया था, ध्यान रखिएगा, इसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रारंभ में गृह मंत्रालय ने तमिल और संस्कृत को यह दर्जा प्रदान किया था। इसके बाद आगे के क्रियान्वयन तथा भविष्य की मान्यताओं की जिम्मेदारी संस्कृति मंत्रालय को सौंप दी गई, ठीक है। शुरू में जो मान्यता प्राप्त की गई थी किसके द्वारा, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको मान्यता मतलब तमिल और संस्कृति को दिया गया था, ठीक है, शास्त्रीय भाषा के रूप में। अब मानदंड क्या है शास्त्रीय भाषा के रूप में, इसको देखेंगे हम। मानदंड में अगर पहला देखें तो ये क्या है, 2024 में संशोधित जो मानदंड है इस प्रकार है, कैसे कैसे, इसके प्रारंभिक ग्रंथ हो, जो दर्ज इतिहास है उसकी प्राचीनता, ठीक है, कम से कम 1500 से 2000 वर्षों की हो। मतलब इसकी जो प्राचीनता अगर दिखाई देती है किसी भी सोर्स के थ्रू आउट, कितना, 1500 से 2000 वर्षों की हो, जो मान्य हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, साहित्य ग्रंथों का ऐसा भंडार हो जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा विरासत के रूप में माना गया हो, ज्ञानवर्धक ग्रंथ हो। इसके अलावा शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य अपने वर्तमान रूप से भिन्न हो सकता है या उसकी बाद की विकसित शाखाओं से असत या अभिन्न भी हो सकता है। ये मानदंड वगैरह दिए गए हैं। अगर गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री या संस्कृति मंत्रालय चाहे तो इन मानदंडों के अलावा भी दे सकती है, ठीक है। किसी भाषा को मतलब शास्त्रीय भाषा के दर्जा के रूप में मान्य कर सकती है। शुरू में गृह मंत्रालय के अधीन था, अब ये किसके अधीन हो गया है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे तिरुकुरल, ठीक है, जो सबसे पहले आर्टिकल में था, क्या था, तिरुकुरल। तिरुकुरल जिसे लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, जो अभी हाल ही में बताया 1500 से 2000, तिरुकुरल ने रचा था। तमिल साहित्य की एक कालजयी कृति है जो 1330 संक्षिप्त दोहो मतलब
संक्षिप्त मतलब छोटे दोहों के माध्यम से नैतिकता, मोरालिटी, शासन, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी और मानवीय संबंधों पर सार्वभौमिक जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, ये कब सब 2000 वर्ष पूर्व तिरुकुरल ने रचा था, इसी बेसिस पे इसका नाम पड़ा था। ठीक है, और ये तमिल साहित्य की एक रचना है। इसके अलावा यह अरम, सद्गुण, पोरुल यानी धर्म यानी अर्थ, इनबम जिसे प्रेम या सुख कहा जाता है, इसमें तमिल भाषा में, ठीक है, के आधार पर संरचित है तथा धर्मपूर्वक जीवन जीने एवं सामाजिक सामंजस्य के लिए एक समग्र मार्गदर्शिका प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस समय चल रहा है, क्या चल रहा है, यूजीसी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इस आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो पे। इसके डीप डिस्कशन में जाने से अच्छा है कि हम इस आर्टिकल को ओवर थ्रू आउट कर लें। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के विनियमों उच्च शिक्षा संस्थानों में, ठीक है, हायर एजुकेशन सेंटर में समता और बढ़ावा देने के संबंधी विनियम जो 2026 मतलब 13 जनवरी से लागू हुआ था, उसके क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। मतलब लास्ट स्टेज तक रोक लगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इससे निर्णय नहीं देता, क्योंकि इससे समाज में विभाजन होने और परिसर की एकता कमजोर पड़ने की आशंका सुप्रीम कोर्ट ने जताई। ठीक है, क्यों ऐसा किया है, न्यायिक हस्तक्षेप के दौरान, चूंकि वर्ष 2012 वाले विनियम पहले ही निरस्त किए जा चुके थे, इसलिए न्यायालय ने अपने अनुच्छेद 142 के तहत निहित विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए निर्देश दिया कि आगामी आदेश तक यूजीसी विनियम 2012 ही लागू रहेंगे। ठीक है, मतलब इसके अंतरिम रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इस पर डिस्कस अभी वर्तमान नहीं किया जाएगा। जब तक फाइनल डिसीजन आ जाएगा फिर उस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान रखिए कि जो 142 अनुच्छेद है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पे रोक लगाई है। यूजीसी एक्ट कब का है, 2026 का। ठीक है, चलिए अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग का 34वां स्थापना दिवस कब स्थापना हुई थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अधिनियम जो है ये 1990 का है। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अब इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत की शीर्ष वैधानिक संस्था के रूप में अपनी भूमिका को पुनः पुष्टि की। इस आयोजन में स्वास्थ्य ही सशक्तिकरण, जो इसका थीम है, विषय के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य को सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बताया। ठीक है, जब तक अगर सही मामले में महिला जो क्या है सशक्तिकरण की अगर बात होती है, जब तक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं आएगी तब तक सही मामले में सशक्तिकरण नहीं आएगा। डिसीजन मेकिंग कहाँ से पावर आती है, जो हमारे नियम बनते हैं, ठीक है, पॉलिसी कहाँ से आती है, संसद से। ठीक है, कोई भी एक्ट कहीं भी कुछ भी बनता है तो अगर भारत के रूल्स या रेगुलेशन की बात की जाए तो वो पॉलिसी आती है मेनली संसद या कोर्ट से। और अगर इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं दो चीज़ों में अगर देखें, एक तो ब्यूरोक्रेसी में भी और सांसद में, ये चीज़ों में भी महिलाओं की जो संख्या है वो कम है। ठीक है, तो जो मेन है सशक्तिकरण की बात, तो सबसे पहले महिला को क्या है, डिसीजन मेकिंग की पावर के लिए जो पद दिए जाए वो अहम रोल निभाते हैं। ठीक है, सशक्तिकरण के, जब महिलाएं सशक्त ही नहीं होगी, डिसीजन नहीं बना पाएंगी, पॉलिसी नहीं बना पाएंगी, तो अपने हक में वो चीज़ें फैसला भी नहीं ले पाएंगे। सही मामले में यही सशक्तिकरण होता है। बाकी हम देखने वाले हैं आर्टिकल में, जो इसमें मुख्य बिंदु है वो क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन, एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, वैधानिक और संवैधानिक का मतलब बस इतना होता है। वैधानिक मतलब जो ऐसे अधिनियम जो संसद के द्वारा पास कराए जाते हैं, ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं था, बाद में संसद ने इसको पॉलिसी बना के एड किया है। ठीक है, ये वैधानिक होते हैं। और उसके अलावा संवैधानिक वो है जिनका उल्लेख संसद के आर्टिकल्स में किया गया है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, वैधानिक जो संसद के द्वारा बनाए गए पॉलिसी होते हैं उसको वैधानिक निकाय या वैधानिक संस्था या वैधानिक चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है इस आर्टिकल में देखेंगे, इसका मुख्य दायित्व महिलाओं के लिए संवैधानिक संरक्षणों की समीक्षा करना। ठीक है, मतलब रिव्यू। ठीक है, रिव्यू, विधायी उपायों की सिफारिश करना तथा शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना है। ठीक है, पृष्ठभूमि अगर देखें, बेसिक, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति तथा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988 से 2000 की सिफारिश के फलस्वरूप की गई थी। ठीक है, आयोग का गठन की अगर बात कीजिए, इसमें एक अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार इस निकाय को नामित करती है। इसकी संरचना महिलाओं के कल्याण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि को सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब इसके सदस्यों की बात करते हैं, इनमें कितने सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो महिलाओं के हितों यानी मुद्दों के प्रति समर्पित हो।
एक क्वेश्चन बना था यूपीपीसीएस के आरओ में, ठीक है। इसमें महिला अध्यक्षों के नाम दिए गए थे, जिसमें एलिमिनेशन में क्या करना था, रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी उनको एलिमिनेट करना था। तो आप अगर पीसीएस के लिए देख रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में इनको एलिमिनेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 या 4-5 महिलाओं के नाम देगा, उसमें आपको अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। यूपीपीसीएस आजकल इसी बेस पर ट्रेंड चल रहा है। अब इसमें देखेंगे हम सदस्यों के बारे में। 5 सदस्य कानून, श्रमिक संघवाद, प्रबंधन, महिला स्वैच्छिक संगठनों, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाली क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से युक्त व्यक्ति को बनाता है। कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति, एक सदस्य अनुसूचित जनजाति मतलब एससी एंड एसटी से होना अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी है 5 सदस्यों में। एक सदस्य सचिव, ठीक है। प्रबंधन समाजशास्त्र का विशेषज्ञ अनुपयुक्त अनुभव वाला कोई सिविल सेवक यानी ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकता है। सभी का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होगा, जो पहले हो, ठीक है। इनमें से जो भी पहले होगा, मतलब 3 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, जो मेनली है था वो बता दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।